accounting terms, this is chapter 2 of your CBSE 11th syllabus and ये उसी चैप्टर का पार्ट 2 है वीडियो का। जिस किसी ने भी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला चैप्टर 2 का पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे वॉच करिएगा। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक जरूर शेयर कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द next term that we will take is expenditure. This is very important term. वैसे तो सारी टर्म्स ही इंपॉर्टेंट है, आपको सभी टर्म्स अंदर तक समझ में आ जानी चाहिए एकदम डिटेल्ड में। चलो अब देखते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिचर। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। Revenue expenditure, capital expenditure. What are revenue expenditures? Revenue expenditures are those expenditure which helps in maintaining the existing earning capacity, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द earning capacity. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेंडिचर का मतलब आप सबको पता है, खर्चा। ठीक है, खर्चा जब बिजनेस एक्सपेंस कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो वो एक्सपेंडिचर 2 टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट कैन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। मीन्स वो खर्चे जो हमारी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा। जैसे सपोज ये बिल्डिंग है, राइट। इस बिल्डिंग की कैपेसिटी है कि इसके अंदर 50 स्टूडेंट्स एट अ टाइम बैठकर पढ़ सकते हैं, राइट। अब हर साल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो हर साल डेफिनेटली हमें पेंट कराना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स इन एंड आउट स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा है कि जो वॉल्स हैं वो ख़राब होती हैं। और एट द टाइम ऑफ दिवाली और एट द टाइम ऑफ समर वेकेशन हम लोग हर साल एक ना एक बार इनको पेंट कराते हैं। तो पेंटर्स आते हैं, पूरी बिल्डिंग की पूरी प्रीमाइसेस को एक बार पेंट करते हैं। तो आप खुद बताइए, पेंट करने से जो हमारी क्लास की कैपेसिटी थी 50 स्टूडेंट्स की, तो क्या सिर्फ जो पेंट पे मैंने एक्सपेंस किया है, उस पेंट को करने से क्या मेरी इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, या सिर्फ मेंटेन करा पेंट ने? पेंट करवाने से जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो मेंटेन हुई है, बस कैपेसिटी बढ़ी नहीं है, राइट। सपोज हम मैंने वर्कर्स हायर कर रखे हैं, 2 स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो 2 स्टाफ क्या कर रहे हैं? हमें एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो मीन्स वो सारे खर्चे जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, उसे मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होंगे, वो सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंसेस करके बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर अपन और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, फॉर एग्जाम्पल इस बार समर वेकेशन में हमने बाजू में ही इस रूम के ऊपर साइड में और ऊपर में एक रूम और कंस्ट्रक्ट कराया है, राइट। एक रूम और कंस्ट्रक्ट कराया है फॉर 30 स्टूडेंट्स कैपेसिटी, ऊपर एक और रूम कंस्ट्रक्ट कराया है सेम 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का। तो क्या ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है बिल्डिंग में, जो हमने एक्सपांशन करा है, इस एक्सपांशन से जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई, बिल्डिंग बढ़ गई है, जो खर्चा किया हमने, क्या उससे हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई या सिर्फ मेंटेन हुई?
ये खर्चा करने से एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो जो जिन खर्चों से एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की वजह से हमें एसेट्स मिलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की वजह से हमें जो मिलता है, जैसा बिल्डिंग की वैल्यू सपोज पहले 5 लाख थी, अब हमने और बिल्डिंग को एक्सपांड किया और 5 लाख रुपए खर्च किए तो बिल्डिंग 10 लाख की हो गई, तो बिल्डिंग नाम का एसेट हमारा इंक्रीज हो गया। या सपोज हमने एक नया लैंड खरीदा जहां पर हम नई प्रेमाइसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो लैंड खरीदने से हमने क्या की, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो लैंड भी, उस लैंड पर हमारा राइट है, एसेट है, तो वो लैंड मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, राइट। एक और चीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लोन लिया था 10 लाख रुपीस का और उसे रीपे कर दिया, ठीक है, तो पैसे तो बाहर गए, राइट, बट हुआ क्या, ना तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मेंटेन हुई है हमारी, ना ही कोई एसेट क्रिएट हुआ, बट हुआ क्या, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो अगर एसेट इंक्रीज हो या लाइबिलिटी डिक्रीज हो किसी आउटफ्लो की वजह से, आउटफ्लो मींस मनी आउटफ्लो की वजह से, कि किसी आउटफ्लो की वजह से एसेट इंक्रीज हो या लाइबिलिटी डिक्रीज हो, तो उस नेचर के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमें रूटीन बिजनेस को, जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसे चलाने में हेल्प करे। जैसे एग्जांपल्स हो गया सैलरी, रेंट, और बताइए इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब हमें क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे इसको इतना ज्यादा क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है, खर्चा तो है ही, बट ये ध्यान रखना है कि इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंस बोलते हैं एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंस नहीं बोलते। वो हमें या तो एसेट फॉर्म करने में हेल्प करेंगे या फिर वो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस कर देंगे, राइट। तो ये जो एक्सपेंसेस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं और ये एसेट और लाइबिलिटीज हमारी बैलेंस शीट में दिखती है, तो हमें क्लैरिफिकेशन थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी और डिटेल में जैसे जैसे हम आगे मूव होंगे आपको समझ में आएगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ। सपोज आपने एक सेकेंड हैंड फोन खरीदा, ठीक है, सेकेंड हैंड फोन खरीदा, सपोज 10,000 में आपको मिला, और उस जो आपने फोन खरीदा है उसकी जो सेकेंड हैंड फोन की कंडीशन कैसी है कि उसका स्क्रीन का डिस्प्ले अभी खराब है, राइट। तो अब आपने वो फोन के लिए 10,000 पे किए, जबकि वही फोन मार्केट में अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसकी प्राइस अभी 35,000 चल रही है, राइट। तो वो जो न्यू फोन है वो 35,000 का है, तो डेफिनेटली उसमें डिस्प्ले वगैरह कुछ भी खराब नहीं है, वो फ्रेश फोन है जो मार्केट में मिल रहा है, राइट। बट आपने सेकेंड हैंड फोन खरीदा 10,000 का और फिर 5,000 रुपीज और खर्च कर दिए उसकी स्क्रीन को बनवाने के लिए। तो जो 10,000 रुपीज आपने खर्च किए वो तो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो फोन लेकर आया आपने बिजनेस में, तो वो आपको बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। फोन खरीद के लाया है तो इसको आप यूज करेंगे आगे फ्यूचर में भी, तो वो 10,000 तो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो फोन एक एसेट बन गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट एक बात बताइए, एसेट की वैल्यू 10 होनी चाहिए कि 5,000 होनी चाहिए कि 15,000 होनी चाहिए? 5,000 आपने उसकी स्क्रीन को बनाने के लिए भी खर्च की है। सिंपल सी बात है, जब तक वो स्क्रीन बनवाएंगे नहीं वो फोन यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने जो इमीडिएट रिपेयर किया सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स पर, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। मींस अगर आप मुझे बताएं कि आपको ये फोन कितने का पड़ा, तो 10 तो आपने सामने वाली पार्टी को दिया, 5,000 में स्क्रीन बनवाई, इन शॉर्ट ये फोन आपको 15,000 का पड़ा है। तो मोबाइल जो है आपकी बुक्स में 15,000 पे एसेट शो होना चाहिए, क्लियर है, ना कि 10,000 पे। 5,000 खर्चा नहीं कहलाएगा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक सेकेंड हैंड आइटम पे जो भी इमीडिएट रिपेयर होगा, इमीडिएट मतलब तुरंत, आपने सेकेंड हैंड आइटम लिया और सेकेंड हैंड आइटम्स में इमीडिएट रिपेयर हो सकते हैं, राइट। बट आप कोई फर्स्ट हैंड आइटम ले रहे हैं तो उसमें इमीडिएट रिपेयर कभी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट हैंड सामान है, न्यू है, शोरूम से खरीद के ला रहे हैं, तो उसमें रिपेयर की जरूरत नहीं होगी। अब सपोज ये एग्जाम्पल क्लियर है। तो जो आपने सेकेंड हैंड फोन खरीदा था उस पे जो इमीडिएट रिपेयर्स कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट की, उस एसेट की कॉस्ट में ही उस वैल्यू को जोड़ना है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज ये बिल्डिंग है,
राइट। अब बिल्डिंग में कहीं कहीं पे कुछ कुछ डैमेजेस आ गए तो हमने बुलाया और उनको ठीक करवा दिया। तो अब हमने ये बिल्डिंग बुलवाया, हम सालों से यूज कर रहे हैं, कुछ डैमेज हो गए, कुछ रिपेयर्स हमको कराने पड़े। तो अब ये जो हम रिपेयर करा रहे हैं ये सिर्फ इस बिल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये कौन से एक्सपेंस कहलाएगा? ये वाला रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा। बट वो सेकेंड हैंड फोन पे जो तुमने रिपेयर करवाया वो तो कैपिटल कहला रहा था। तो नेचर को ध्यान में रखना है, याद नहीं करना कि जब भी रिपेयर होगा तो रेवेन्यू हो जाएगा या कैपिटल हो जाएगा, ऐसे याद नहीं करना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कब कैपिटल कब रेवेन्यू। अगर वो सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, रूटीन रिपेयर्स हो रहे हैं, जैसे अपने हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने मशीन्स लगा रखी हैं, हम मशीन्स को मेंटेनेंस रखते हैं, हर साल हम उनमें कुछ ना कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते रहते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम उनको मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। बट अगर हमने कहीं से सेकेंड हैंड मशीनरी बाय करके लाई है और वो सेकेंड हैंड मशीनरी में कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्ट है जिसको हम सुधार के अब यूज कर सकते हैं, उसको बिना सुधारे तो हम वैसे भी यूज नहीं कर सकते, तो वो सेकेंड हैंड मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी? वो जो आपने सामने वाले पार्टी को पे किया होगा प्लस वो जो रिपेयर कराया होगा उसको इमीडिएटली वो रिपेयर उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। अब ये मशीन आपने साल भर, सेकेंड हैंड मशीन साल भर यूज की, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ रिपेयर्स लगे तो उसको उसकी कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अब जो बाद में रिपेयर्स लग रहे वो उस मशीन को मेंटेन करने के लिए लग रहे हैं, तो वो कहाँ क्लासीफाई होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो क्या करेंगे? हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो जो हमारी कैपेसिटी को सिर्फ मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। किसी को कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म आता है यहीं पर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और टर्म होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ना थियोरेटिकल क्वेश्चंस में कोई भी टर्म एक्सप्लेन करने को भी आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। नाम तो लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब उसका नेचर डेफिनेटली क्या होगा? मेंटेन करने वाला होगा, इंक्रीज करने वाला तो नहीं होगा, क्योंकि नाम क्या है? रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? दे आर रेवेन्यू इन नेचर बट दे आर बेनिफिट। इनके बेनिफिट क्या होते हैं? इनका बेनिफिट ओवर अ पीरियड वो बेनिफिट खत्म हो जाता है, हमें फिर जैसे वर्कर्स है, वर्कर्स ने काम किया, उनकी सर्विसेज ली, बेनिफिट खत्म, फिर उनसे काम कर, उनको और वेजेस देनी पड़ेगी उनकी बेनिफिट्स उठाने के लिए। तो ये क्या होता है? ओवर अ पीरियड इनके बेनिफिट एग्जिस्ट करते हैं रेवेन्यू के। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स which benefit over more than one accounting period but they are revenue in nature, means उनका बेनिफिट हमें एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए से 3 to 5 years का हो सकता है, और वो पर रेवेन्यू नेचर के होंगे, मीन्स सिर्फ मेंटेनेंस के लिए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे भी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं राइट, तो इस साल हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग कुछ एडवर्टीजमेंट करेंगे, बट हम लोग ने प्लान जो किया है एडवर्टीजमेंट का उसको हम फोरकास्ट कर पा रहे हैं कि जो ये हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ये हमें कुछ 2 या 3 साल तक बेनिफिट देते रहने वाला है। मीन्स इनका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल नहीं मिलेगा, वो हमें 2 या 3 साल तक बेनिफिट देंगे। तो सपोज हमने 3 लाख का खर्चा किया है और ये 3 years तक हमें बेनिफिट देंगे, तो हम क्या करेंगे? 1 लाख या कोई ना कोई अप्रोप्रिएट बेसिस पर हर साल एज अ एक्सपेंस करके रिकॉर्ड करेंगे, एंड बचा हुआ अमाउंट, जो हमारा बचा हुआ अमाउंट होगा 2 लाख रुपीस, उसे डेफर्ड कर देंगे, मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन करेंगे। मीन्स उसको उस साल का खर्चा ना मान के नेक्स्ट ईयर के लिए 1 लाख और नेक्स्ट 3rd ईयर के लिए 1 लाख एज करके हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? दीज आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट रिसीव्ड ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। होते क्या है ये होते हैं रेवेन्यू नेचर के, बट इनका बेनिफिट हमें एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए होगा। तो हम सारा की सारा जो किया हुआ खर्चा है वो इसी साल में पीएनएल में नहीं डालेंगे, उसको सारा के सारा इसी साल का एक्सपेंस नहीं मानेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोलते हैं, ध्यान रखना। एक्सपेंस वर्ड और एक्सपेंडिचर वर्ड में बहुत डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस भी आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो है तो रेवेन्यू नेचर का,
बट उसके बेनिफिट हमें 1 से ज़्यादा साल मिलने वाले हैं। तो उसका बेनिफिट जब 1 से ज़्यादा साल मिलने वाला है तो हम सारा की सारा खर्चा पहले ही साल में नहीं डाल सकते। तो जब अगर वो 3 साल बेनिफिट करेंगे तो 3 साल में हम डिवाइड करेंगे, 4 साल बेनिफिट कर रहे होंगे तो 4 साल में खर्चा करके डिवाइड करेंगे। तो उन्हें कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अपन लेटर स्टेजेस में देखेंगे, बट वो खर्चा क्या होता है वो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म। इन सबको आप लोग नोट करते जाइए और आपकी बुक से इन टर्म्स को रिवाइज भी करते जाइए, जिससे सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से रिटेन होंगी। एक बार सुन लेने से सिर्फ चीज़ें रिटेन नहीं होती, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे चीज़ें रिटेन ईजिली नहीं होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म स्टॉक। देखो अब स्टॉक को ना अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक तो बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, एक बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स लाइंग विद द बिजनेस इज कॉल्ड स्टॉक। मीन्स जो अनसोल्ड गुड्स हैं, जो गुड्स बिके नहीं, उन्हें हम स्टॉक बोलते हैं। जो हमारे बिजनेस के पास रखे हुए हैं वेयर हाउसेज, गोडाउन, शॉप्स में, जो अभी तक बिके नहीं है, उन्हें हम स्टॉक बोलेंगे। अब स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। अकाउंटिंग ईयर के शुरू होने पर जो स्टॉक हमारे गोडाउन में लाई कर रहा है, शॉप पे लाई कर रहा है, बिजनेस के पास है, उसे ओपनिंग बोलेंगे। और अकाउंटिंग ईयर के एंड होने पर जो लाई कर रहा है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। मीन्स जो शुरुआत में अनसोल्ड गुड्स पड़े हैं बिजनेस के, उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। और जो बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, जो गुड्स बचे हैं उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो एक और चीज हो सकती है, 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। एक तो हो गया ट्रेडर, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरर। तो ट्रेडर्स क्या होते हैं? वो बने बनाए गुड्स खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर के ट्रेडर है। मींस क्या, हम खुद फर्नीचर मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम मैन्युफैक्चरिंग लोग यूनिट से, फैक्ट्रीज से खरीदते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं। मतलब हम सिर्फ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो हमारे पास जो भी स्टॉक होगा डेफिनेटली वो फिनिश गुड्स का ही होगा। मीन्स बने बनाए गुड्स होंगे जो हम ला रहे होंगे और जिसको हम बेच रहे होंगे। क्लियर है? अब जरा मैन्युफैक्चरर के बारे में सोचो। अब आप दूसरी तरफ से अपने आप को ये सोचो कि आप फर्नीचर बनाकर बेचते हो, तो आपके पास क्या क्या चीजें होंगी? रॉ मटेरियल भी होगा। दूसरा टर्म इज वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको WIP भी बोलते हैं। और फिनिश गुड्स का भी स्टॉक होगा। स्टॉक को एक और टर्म दिया गया है इन्वेंट्री। कंफ्यूज मत होना अगर कहीं इन्वेंट्री यूज किया गया। इन्वेंट्री इज नथिंग बट स्टॉक। तो देखो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास क्या क्या चीज का स्टॉक हो सकता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। अब ये क्या होता है देखते हैं। अब आप सपोज फर्नीचर ही बना रहे हो, तो फर्नीचर बनाने के लिए आपको प्लाई लगेगी। प्लाई हो गया, फेविकॉल, स्क्रू, और भी बहुत सारे, माइका, सलमाइका वगैरह, ये सारी चीजें फर्नीचर बनाने के लिए जो जो चीजें लगती हैं, आयरन रॉड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हम ये सारी चीजें खरीदते हैं। ठीक है? अब इनको खरीदने के बाद इनको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के बाद ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो बाय एंड ऑफ द ईयर, सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो उस दिन कुछ ना कुछ इनका स्टॉक भी हमारे पास पड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं कि जितना खरीदा था सारे ही यूज कर लिया हो, ये भी गोडाउन में रखे हो सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि उस दिन 31 मार्च को जो काम चल रहा था कुछ तो कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में चले गए, बट कुछ पे अभी काम बाकी है। मीन्स जैसे सपोज टेबल बन रही थी, टेबल का टॉप बन गया, टेबल का बॉटम बनना बाकी है। कुछ अलमीरा बन रहा था, मतलब कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड है, उसे अभी रेडी टू सेल नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब उसमें अभी भी कुछ ना कुछ प्रोसेस बाकी है, कुछ ना कुछ काम करना बाकी है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे भी कुछ स्टॉक हो सकते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को। जरूरी नहीं कि सारे की सारे कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में गए हो। और
फिनिश्ड गुड्स मतलब जो कंप्लीट हो चुके हैं, रेडी टू सेल रखे हैं। जरूरी नहीं है जितने बने हैं सारे बिक गए हो, तो कुछ ना कुछ फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। तो अगर आपको ये 3 स्टॉक्स दिख रहे हैं तो आप अपने आप से बता सकते हो कि ये जो बिजनेस है ये मैन्युफैक्चरर है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैन्युफैक्चर करके सामान बेचती है। और सिर्फ एक ही स्टॉक दिख रहा है, फिनिश गुड्स का बस स्टॉक दिख रहा है, तो मतलब ये कौन है? ट्रेडर है। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक दिख रहा है मतलब ये बने बनाए गुड्स खरीद के बेच रहे हैं। तो इनके पास ना तो रॉ मटेरियल होगा ना वर्क इन प्रोग्रेस होगा, बट इनके पास रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। रॉ मटेरियल मतलब जिनसे ये फर्नीचर, जिन चीजों से, जिन इनपुट से बनेगा उसे रॉ मटेरियल बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्लियर है, जो फर्नीचर कंप्लीट स्टेट पर भी नहीं है और रॉ मटेरियल में भी नहीं है, मतलब वो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स के बीच में कहीं है, उसमें कोई ना कोई प्रोसेस अभी बाकी है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो चैनल चल रही है वो उस चैनल में कहीं पर है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स विच आर रेडी टू सेल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट टर्म अपन लोग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। डिस्काउंट। आप इन सबको नोट भी करते जाइएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। जनरली बहुत सारे टीचर्स बस ऐसा बता देते हैं कि अकाउंट्स में इसको नहीं लिखते बच्चों, इसको लिखते। अब क्यों नहीं लिखते, इसको लिखना है, इसको नहीं लिखना है, क्यों ऐसा करना है, हमें पता ही नहीं है। बस हमने याद कर लिया कि इसको भैया ट्रेड डिस्काउंट अगर बोला होगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक में, कैश डिस्काउंट बोला होगा तो बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसा बस हमने याद करके रखा है। ऐसे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसमें से भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनने ऐसा याद किया हुआ है। बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्यों है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते और कैश डिस्काउंट को क्यों लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन ट्रेड डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अपन लेते हैं एग्जाम्पल मैगी। मैगी खाए ना आप लोग? सभी ने मैगी खाई होगी अपनी लाइफ में अभी तक, और आप सब लोग जानते हो ना मैगी कौन बनाता है? नेस्ले कंपनी मैगी बनाती है, राइट। तो जो सपोज मैं स्टार्ट करती हूँ ये आपका नेस्ले कंपनी का आउटलेट है, जहां से ये ट्रक में बहुत सारे कार्टन्स मैगी के बनकर यहां से किसके पास जाते हैं? सपोज होलसेलर से रिटेलर के पास जाते हैं और रिटेलर के पास से कस्टमर के पास जाते हैं। अभी अपन इसको शॉर्ट रखते हैं कि बस 2 ही लोग हैं जिनके थ्रू नेस्ले कंपनी होलसेलर्स को बेचती है, या होलसेलर्स रिटेलर्स को बेचते हैं और रिटेलर्स कस्टमर को बेचते हैं, राइट। तो अगर आपको मैगी खरीदनी है तो तुम तो फाइनल कस्टमर हो। मीन सपोज राम की बात करें, अगर राम को मैगी खरीदनी है तो वो नेस्ले कंपनी के पास जाएगा कि रिटेल शॉप पे जाएगा? डेफिनेटली अगर आपको मैगी खरीदनी है तो आप किसके पास जाओगे? रिटेल शॉप पर जाओगे। तो वो रिटेल शॉप पे सपोज आपको 10 रुपीज वाला MRP वाला मैगी का एक पैकेट चाहिए, तो ये MRP जो 10 रुपीज इस पे लिखी है इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसी को मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, इसी को लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो जो लिस्ट प्राइस है या मार्क प्राइस है या MRP है ये 10 रुपीज है। ये प्रिंट क्या इस रिटेलर ने खुद करी है? जल्दी नहीं ना, ये प्रिंट कहाँ हो गई थी? इस कंपनी ने जब इन कार्टन्स में डाला था ना तभी इन सब पे 10-10 रुपए लिखे हुए थे कि नहीं लिखे हुए थे। बट नेस्ले कंपनी ने ये जो 10 रुपए लिखा है, और होलसेलर को अगर नेस्ले कंपनी ये होलसेलर को 10 ही रुपए में बेचे और ये होलसेलर रिटेलर को भी 10 में बेचे और ये रिटेलर हमें भी 10 में बेचे, तो ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? क्या इनने कुछ कमाया? इनने 10 में खरीदा, इसको भी 10 ही में दे दिया, इसने भी 10 में खरीदा, इनको भी 10 में दे दिया, तो क्या इन दोनों ने कुछ भी अर्न किया क्या? तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो पैकेट पे प्राइस 10 रुपए लिखी है वो होलसेलर और रिटेलर के लिए प्राइस पहली बात तो लिखी नहीं है। वो प्राइस जो लिखी है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मींस उस रिटेलर को मैक्सिमम कस्टमर को उसे 10 रुपए में बेचना है, राइट। तो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है सालों से
ये नेस्ले कंपनी जब अपने होलसेलर्स को अपॉइंट कर रही होगी, सपोज ये इसके 3 होलसेलर्स हैं अलग अलग जगहों पर, तो जब ये अपने होलसेलर्स को ढूंढ रही होगी तो नेस्ले कंपनी इन होलसेलर से क्या डील करेगी, वो उनको ऐसा बोलेगी कि मैं आपको मार्क्ड प्राइस लिस्ट प्राइस पे 30% ऑफ करके दे दूंगा। मार्क्ड प्राइस लिस्ट प्राइस पे 30% ऑफ करके आपको मिलेगा। इनको बोलेगी रिटेल शॉप्स को कि मार्क्ड प्राइस लिस्ट प्राइस पे 20% ऑफ करके आपको मिलेगा और आप आगे बेचिए। इसका मतलब क्या है, इस होलसेलर को ये जो मार्क्ड प्राइस है 10 रुपए, उस पे 30% ऑफ करेंगे, मतलब 3 रुपए ऑफ हो जाएगा, तो उसको ये कितने में मिलेगा, 7 रुपए में, राइट। आपको ये 7 में मिलेगा और आपको इसे रिटेलर को 20% ऑफ करके बेचना है। मतलब कितने में बेचना है, 10 का है 2 रुपए ऑफ, मीन्स 8 में आप इनको बेच दीजिएगा। तो इनको ये मैगी का पैकेट जो इनको जो प्राइस पड़ा 8 रुपए पड़ा, और ये इन कस्टमर्स को कितने में बेच रहे हैं, 8 की चीज 10 में बेच रहे हैं, तो इन लोगों को 2 का प्रॉफिट हुआ। इन लोगों को 7 की चीज ये लोग 8 में बेच रहे हैं, 1 का प्रॉफिट हुआ। होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन वैसे भी कम होता है क्योंकि होलसेलर का टर्नओवर ज्यादा होता है, क्वांटिटी में ज्यादा गेम खेलते हैं ये लोग, और रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। तो अब एक बात बताओ, ये जो 10 पे इनने 3 रुपए ऑफ कर दिया, ये जो डिस्काउंट है, इस टाइप के डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, क्या ये वाकई में कोई डिस्काउंट है होलसेलर के लिए? नहीं है। अगर होलसेलर को 10 का पैकेट 10 में ही अगर नेस्ले कंपनी देगी तो होलसेलर अपॉइंट ही नहीं हो सकते, होलसेलर खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ कमाना ही नहीं है, तो किस लिए काम कर रहे हैं। उसी तरीके से ये रिटेलर को जो 10 का पैकेट 8 में मिल रहा है, ये जो 2 रुपए ऑफ करके मिल रहा है, ये रिटेलर के लिए भी कोई ऑफ नहीं है। अगर रिटेलर को भी 10 का पैकेट 10 में मिलना है, उसे भी आगे 10 में बेचना है, तो वो क्यों काम करने बैठा है? समझ में आ रही है बात? तो ये एक्चुअली में कोई डिस्काउंट नहीं है, बट ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि इस तरीके से कोट कर रही हैं कंपनीज कोटेशंस। तो जो ट्रेड डिस्काउंट उन्होंने दिया है वो एक्चुअली मार्क्ड प्राइस में वो रिड्यूस करके वैल्यू दे रही हैं। तो इन होलसेलर्स के लिए मैगी की एक्चुअल परचेज कॉस्ट तो क्या हुई, 7 ही रुपए हुई ना। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना होलसेलर, ऐसा तो नहीं बोलेगा देखो 10 की मैगी में 7 में ले आया। अरे भाई 10 की मैगी तू 7 में अगर नहीं लाता तो काम करता क्या? 10 की मैगी अगर 10 में ही होलसेलर को मिलती तो कोई काम की है क्या? कोई काम की नहीं है। तो ये जो इसको 3 रुपए ऑफ हुए हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। जब होलसेलर अपनी बुक में परचेजेस करके रिकॉर्ड करेगा तो वो डायरेक्ट 7 रुपीज से रिकॉर्ड करेगा। ऐसे बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेगा कि मैगी 10 की थी, फिर हमें 3 रुपीज ऑफ हुए तो वाओ हमें 7 में मिल गया। ऐसा वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? डायरेक्ट 7 रुपीज से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। सिमिलरली ये रिटेलर क्या करेगा, ये मैगी डायरेक्ट जब ये अपनी बुक्स में परचेजेस दिखा रहा होगा रिटेलर, तो वो डायरेक्ट 8 रुपीज से रिकॉर्ड करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा कि 10 पे उसको 2 रुपए का ऑफ हुआ और अब 8 रुपीज में इसको कॉस्ट पड़ी। इस तरीके से वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो डायरेक्ट 8 रुपीज से रिकॉर्ड करेगा बुक में, ये डायरेक्ट 7 रुपीज से रिकॉर्ड करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है? अब ये रिटेलर अब कस्टमर को बेच रहा है 10 रुपीज में, इसने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? ट्रेड डिस्काउंट सबको समझ में आ गया है? तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एक्चुअली वो वाकई में कोई डिस्काउंट नहीं है जिसको मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये वाकई में कोई 3 रुपए और 2 रुपए इसके लिए डिस्काउंट नहीं है। इसको कोई फायदा नहीं हो रहा 3 रुपए और 2 रुपए। अगर वो 3 और 2 रुपए ऑफ नहीं करेंगी ना कंपनीज, तो कोई होलसेलर और कोई रिटेलर्स नहीं होंगे। वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। ऐसा बिजनेस में, मतलब इस तरीके से बिजनेस में कोटेशंस कोट की जाती है, इसलिए उनको ऑफ करके कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज, और उन्हें वो वाले डिस्काउंट्स को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिस्काउंट हम लोग जिस पे जा रहे हैं वो है कैश डिस्काउंट। अब जरा इसको समझते हैं। कैश डिस्काउंट, अब एक और फिर इसको डायरेक्ट समझने के लिए अपन सीधे एक एग्जांपल से ही समझते हैं। सपोज ये मैं हूं और मेरा फ्रेंड है एक राम, हम दोनों हैं। हम दोनों को ना फ्रिज खरीदनी है। क्या खरीदनी है? फ्रिज। अपने अपने घरों के लिए
हमें फ्रिज खरीदनी है। तो हुआ क्या, दोनों फ्रिज खरीदनी है तो किसकी शॉप पर जाएंगे? स्टेशनरी की दुकान पे तो नहीं जाएंगे। डेफिनेटली हम लोग कहाँ जा गए होंगे? कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हम लोग गए होंगे, राइट। तो वहां पे फ्रिज रखी हुई थी अलग अलग टाइप की। अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम दोनों साथ में गए, हम दोनों को फ्रिज चाहिए थी, दोनों साथ में गए, हमको ये वाली फ्रिज पसंद आ गई। हम दोनों को फ्रिज चाहिए थी, हम दोनों साथ में गए और हम दोनों को एक सेम फ्रिज हम लोग को पसंद आई। तो ये फ्रिज की प्राइस थी 30,000, राइट। मैं तो अपने साथ 30,000 रुपए लेकर गई थी, मेरे पास पैसे थे, मैं 30,000 रुपए लेकर गई। बट जो मेरा फ्रेंड था उसने सोचा कि मैं इस फ्रिज को इंस्टॉलमेंट में खरीदूंगा। मीन्स मैं अभी पूरे पैसे नहीं देता, मेरे को क्रेडिट में खरीदना है फ्रिज। तो अब क्या हुआ, हम दोनों गए, उस शॉपकीपर ने, ये जो शॉपकीपर है उसने हम लोग को रेट कोट किया 30,000। तो राम ने उसको बोला कि सर मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है तो 30,000 ही रहेंगे ना सर? तो उसने बोला यस सर 30,000 रहेंगे, आप 10 अभी पे कर दीजिए, बैलेंस 10 करके आप पे कर दीजिएगा। जैसा भी उसने बताया सिस्टम कि हाँ मैं आपको उधारी में दे सकता हूँ, राइट। तो वो शॉपकीपर रेडी हो गया इसको उधारी में देने के लिए। अब मैंने बोला कि सर मुझे भी यही फ्रिज खरीदनी है। राम ने बोला, सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल, राम ने बोला मैं 1 महीने के बाद ही आपको इकट्ठे पूरे 30 दे दूंगा, अभी 10 करके मत लीजिए, आफ्टर वन मंथ मैं आपको पूरा 30,000 एक साथ पे कर दूंगा। और मैंने उसको बोला कि सर मेरे को तो ये कैश में खरीदना है, अभी के अभी मैं पूरा पेमेंट करके खरीदूंगी। तो उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, गिव मी 30,000। तो मैं जेब में रखे हुए जो पैसे हैं क्या उस शॉपकीपर को बताऊंगी कि मैं 30,000 रुपए लाई हूं, तुम अभी 30,000 लो और फ्रिज दे दो? जो ऐसा कर रहा है वो बेवकूफ है। क्यों? राम 1 महीने के बाद 30,000 रुपए दे रहा है और वो फ्रिज तो वो भी आज ले जा रहा है, मैं भी आज फ्रिज घर ले जा रही हूँ, दोनों के घर आज ही फ्रिज पहुंचने वाली है, राइट। बट पैसे वो 1 महीने के बाद 30,000 देने वाला है और मैं आज ही दे रही हूँ पैसे तुरंत। तो वो मुझसे बोल रहा है कि 30,000 ही लगेंगे। तो भैया मैं भी बोलूंगी ना कि सर रहने दीजिए, मैं आपको भी 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगी। ये 30,000 अगर 1 महीने के लिए बैंक में भी रख दूंगी तो कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा ना भाई, कुछ तो बढ़कर मिलेगा मुझे। इसीलिए ये शॉपकीपर मुझे 30,000 कोट नहीं करेगा, वो पूछेगा अच्छा आप तुरंत पेमेंट कर देंगे क्या सारा सर? ओके कोई बात नहीं है, तो आपके लिए 27,000 या लेस देन 30,000 वो कोई ना कोई वैल्यू बता देगा। सपोज उसने बोला कि अगर आप तुरंत पे करें तो मैम आप 27,000 पे कर दीजिए, सर आप 1 महीने के बाद पे करेंगे तो आपके लिए तो 30,000 ही रहेगा। अब मैं जरूर तुरंत पेमेंट करके खरीद लूंगी और मुझे 3,000 का वाकई में फायदा हुआ है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये फ्रिज की कॉस्ट 30,000 की थी, मुझे 27 में पड़ गई, पर राम को 30 की ही पड़ेगी। हम दोनों ही कस्टमर्स हैं, फाइनल यूजर्स हैं। मुझे वो सामान 27 में मिला बट राम को उसी चीज के लिए 30,000 पे करना है क्योंकि उसने उधारी में खरीदा है। तो कैश डिस्काउंट शॉपकीपर्स देते ही इसलिए हैं जिससे कि लोग जल्द से जल्द पेमेंट कर दें। अब आप बोलेंगे शॉपकीपर का नुकसान नहीं हो गया, आपको 27,000 में देके और उनको 30,000 मिलेंगे। शॉपकीपर को नुकसान नहीं हुआ है। आप खुद सोचिए, अगर एक महीने के बाद अगर राम ये पैसे नहीं दे पाया, डिफॉल्ट कर गया, तो शॉपकीपर के लिए ज्यादा दिक्कत है या नहीं? फिर दूसरी चीज, ये जो शॉपकीपर है उसने जिस भी सपोज सैमसंग कंपनी का फ्रिज था, उसको तो सैमसंग कंपनी को तुरंत पेमेंट करना है ना भाई, वो तो आज ही पेमेंट करेगा। कोई सैमसंग कंपनी उसे थोड़ी ना उधारी में दे रही है, वो आगे उधारी में दे रहा है, बट सैमसंग कंपनी को तो उसे दोनों फ्रिज का पेमेंट आज ही करना है। तो उससे कहीं ना कहीं से फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, हो सकता है बैंक से लोन लेना पड़े, अब बैंक से लोन उठा के अगर वो अपने परचेजेस का पेमेंट कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा। इन शॉर्ट, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि डील तुरंत की तुरंत सेटल हो जाए। मीन्स भले ही कुछ कम अमाउंट में सेटल हो जाए चलेगा, बट आज के आज पैसे दो, आज के आज सेटलमेंट कर दो। तो ये जो 3,000 है वो वाकई में मेरे लिए फायदा है। तो इसे अब मैं जरूर अपनी बुक्स में लिखूंगी। अब मैं बुक्स में रिकॉर्ड करते टाइम फ्रिज की वैल्यू कितनी थी, 30,000, तो फ्रिज का प्राइस तो 30,000 लिखूंगी, 3,000 रुपए डिस्काउंट करके रिकॉर्ड करूंगी और 27,000 का कैश जाएगा, ऐसे करके रिकॉर्ड करूंगी, जो अपन नेक्स्ट जर्नल वाले चैप्टर में देखेंगे कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं। बट अभी ये समझिए कि ट्रेड डिस्काउंट में जो डिस्काउंट मिला था वो वाकई में कोई डिस्काउंट नहीं था।
बट ये जो डिस्काउंट मिल रहा है ये अट्रैक्ट कर रहा है मुझे। अगर ये मुझे 3000 ऑफ नहीं करता तो मैं भी राम की तरह 1 महीने बाद ही पेमेंट करती, अभी तुरंत पे करने के लिए तैयार नहीं होती। तो कैश डिस्काउंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही होता है। आपने भी सुना होगा ना, क्लासेस में भी बोलते हैं कि अगर पूरी फीस आप एक साथ पे कर रहे हैं तो 3000 ऑफ, 5000 ऑफ ऐसे करके, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो फीस की वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसा सब कोई इसीलिए कर रहा होता है जिससे कि उन जिनसे उधारी में लेना है उनसे लेने के चांसेस, मिलने के भी चांसेस हैं, पर वो पैसा हो सकता है सामने वाला ना दे, वो पैसे डूब भी सकते हैं। क्लियर है? तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बट इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब बुक में अगर डिस्काउंट वर्ड करके कहीं भी दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो बुक में लिखते ही नहीं है। तो जो भी डिस्काउंट बुक में दिख रहा होगा वो डिस्काउंट कौन सा होगा, कैश डिस्काउंट। बिजनेस के लिए ये डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया क्योंकि बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है, बट मेरे लिए तो फायदा हो गया। एक इसके लिए लॉस है 3000 का, पर मेरे लिए वो 3000 का क्या है, फायदा। तो कैसे अकाउंटिंग होगी उसकी वो हम लेटर फेज में देखेंगे। यहां तक क्लियर है? इतना डिटेल में मैंने सिर्फ इसलिए समझाया, एक शॉर्ट में भी बता सकती थी कि इसे मत लिखना बच्चों और इसे लिख लेना, तो ये बताने से आपको कभी समझ ही नहीं आ पाता कि इसे क्यों नहीं लिखना है और इसे क्यों लिखना है। अकाउंट्स को याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, जितना ज्यादा हो सके समझने की कोशिश करिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। डेटर, डेटर मतलब क्या होता है, जिन लोगों को हम उधारी में बेचते हैं उन्हें डेटर बोलते हैं, जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं उन लोगों को डेटर बोलते हैं। तो अभी मैंने देखा, सपोज हमने राम को 1 लाख रुपीस के गुड्स उधारी में दिए थे। अब वो राम जो है वो गुड्स का जब ड्यू डेट आई, पे करने की बारी आई, तब वो नहीं पे कर पा रहे। हमने उसको बार बार मांगा, बार बार कोशिश करी, बोला दो, जितना दे सकते हो दो, तो वो नहीं दे पा रहा है। उसने 1 लाख में से सपोज सिर्फ 20,000 पे किया और 80,000 का डिफॉल्ट कर दिया, मतलब ये 80,000 वो पे ही नहीं कर पाया, तो ये बिजनेस के लिए 80,000 लॉस है। इस टाइप के लॉस को बिजनेस बैड डेब्ट्स करके रिकॉर्ड करती है। क्या करके रिकॉर्ड करती है? बैड डेब्ट्स। मींस जब डेटर्स इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स इनसॉल्वेंट हो जाते हैं। जब ये वर्ड इनसॉल्वेंट आया है तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज इनसॉल्वेंट। पहले ये दोनों टर्म्स देखते हैं फिर वापस इस पर आएंगे। सॉल्वेंट मतलब, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो जैसे ही उसकी लाइबिलिटी ड्यू हो पे करने के लिए केपेबल हो। मींस एज एंड व्हेन देयर लाइबिलिटी बिकम्स ड्यू दे आर इवन एबल टू पे दैम, तो वो सॉल्वेंट इंसान है। ठीक है? इनसॉल्वेंट कौन है? जैसे ही उनकी लाइबिलिटी ड्यू हो रही है, द मोमेंट लाइबिलिटी इज ड्यू दे आर अनएबल टू पे देम। मतलब अगर जैसे लाइबिलिटी ड्यू हो रही है पर वो उसको पे नहीं कर पा रहे उस टाइम पर, तो उनको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। हिंदी में सुना होगा दिवालिया घोषित होना। मीन्स उनके पास उतना पैसा या उतनी प्रॉपर्टी ही नहीं है जितना उनके सिर पे बर्डन है, तो वो डेफिनेटली क्या कहलाएंगे? इनसॉल्वेंट। तो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जो डेटर्स इनसॉल्वेंट हो जाए। डेटर्स मीन्स वो तो हमारे लिए तो एसेट है, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है, पर जिनको पैसा देना है उनके लिए तो बर्डन है ना, किसी को देने के लिए, अदिति लिमिटेड को देने के लिए राम के ऊपर तो बर्डन है ना। तो राम ने तो अपनी बुक में क्रेडिटर करके रिकॉर्ड किया होगा ना, उसको देना है, पर हमारी बुक में तो वो डेटर दिख रहा होगा क्योंकि हमें उससे लेना है। तो ये इनसॉल्वेंट हो गया। मीन्स जो डेटर्स इनसॉल्वेंट हो जाते हैं उन्हें हम बैड डेब्ट्स करके रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टर्म रेवेन्यू। Amount, any amount received against the sale is called revenue. Means गुड्स को बेचने के बाद हमें जो भी उसके अगेंस्ट मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेलिंग द गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट लाइफ स्टॉक। जैसे जिनके डेयरी का काम है, पोल्ट्री हाउसेज हैं, उन सबके पास क्या होते हैं? काऊ,
शीप्स, गोट, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होंगी, वो सब उनके बिजनेस के पार्ट है। तो इन सबको लाइव स्टॉक बोलते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? लाइव स्टॉक कैटेगरी में। लाइव स्टॉक नाम से ये एसेट कहलाएंगे। लाइव स्टॉक मतलब ये सब जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, काऊ हो गई, काऊ है अगर आपके पास, काऊ फार्मिंग कर रहे हो, हैंस है, गोट है, शीप्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइव स्टॉक कहलाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? आई थिंक ऑलमोस्ट सभी आपके टर्म्स यहाँ डिस्कस हो चुके हैं। एक बार आप चैप्टर 2 किसी भी बुक से, चाहे वो टीएस गिरेवाल हो, डीके गोयल हो या आपकी एनसीईआरटी हो, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो अकाउंट्स के लिए, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऑलमोस्ट सभी टर्म्स जो इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें एक्सप्लेनेशन नीडेड था, सारे के सारे यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस को देखेंगे तो आपके सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे। तो एक बार आप इनको ज़रूर देखिए, ये टर्म्स अच्छी तरीके से अपने अंदर तक उतारिए, इनकी टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से समझिए, तभी आपको आगे रिकॉर्ड करने में हेल्प होने वाली है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलर वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहेंगी। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।